अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ एडवोकेट नाज़ुम वड़ाइच। तो जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, पहला हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने जो तहसीलदार के लिए लॉज दिए गए हैं आपके सिलेबस में, उन्हें देखा था, उनका पर्पस देखा था, वो सारी चीज़ें देखी थी। और लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 को एक ओवरव्यू उसका देखा था। आज उसी को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें ये चीज़ें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि इसमें इस एक्ट में सेक्शंस कितने हैं, चैप्टर्स कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, इसमें टोटल 15 चैप्टर्स हैं, 184 सेक्शंस हैं और एक स्केड्यूल है। तो इसको हम चैप्टर वाइज ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसमें पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी चैप्टर है, जिसमें इस एक्ट का नाम, इसकी एक्सटेंशन कहाँ तक है, और इसमें जो इस एक्ट में डेफिनेशंस इस्तेमाल होंगी वो डिस्कस की है। तो इसी तरह ये बाकी चैप्टर्स भी हैं। तो कोशिश करें कि इनके जो नाम है इन चैप्टर्स के, वो आप ज़रूर याद करें, क्योंकि सेक्शंस तो सारे कोई बंदा नहीं याद कर सकता, लेकिन जो कम से कम चैप्टर्स हैं उनको ज़रूर आप उनके नाम और वो किस चीज़ से डील करते हैं ये ज़रूर याद करें। ये आपको एमसीक्यूज में भी मदद करेंगे, आपको एक एजुकेटेड गैस लगाने में भी बहुत हेल्पफुल होंगे। आपको पता होगा कि जो फॉर एग्जांपल डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स की बात है तो वो किस चैप्टर में है। तो उस हिसाब से फिर आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर इतने सेक्शंस हैं इसमें, तो इनमें से कोई इसका आंसर होगा। तो एक एजुकेटेड गेस के लिए आप इनके जो है वो जो चैप्टर्स के नेम है वो आप याद करें। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं जी कि हमें हम सारा एक्ट नहीं याद कर सकते, हम सब कुछ याद नहीं कर सकते, तो हमें कुछ शॉर्टकट्स बताएं, जो कि प्रेफरेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए कि जो कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस मैं ढूंढ सका हूँ जो एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक तो आज जो मैं पढ़ाऊंगा डेफिनेशंस का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी एक्ट की जो डेफिनेशंस वाला सेक्शन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एक तो वो होगा। उसके बाद सेक्शन 7, 39, 42, 56, 80, 135, 161 एंड 172, ये वो सेक्शंस हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। तो अपना पहला जो सेक्शन है हमारा वो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो इसमें जो टाइटल है इसका, इस एक्ट का, वो है दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। एक्सटेंड कहाँ तक होगा? ये अप्लाई होगा सिर्फ पंजाब की हद तक, क्योंकि जो लॉज बनते हैं, अगर वो नेशनल असेंबली बनाए या फेडरल गवर्नमेंट बनाए तो वो पूरे पाकिस्तान तक एक्सटेंड होते हैं। और अगर वो कोई प्रोविंशियल असेंबली पास करे तो वो सिर्फ उस प्रोविंस के लिए होते हैं। तो चूंकि ये जो एक्ट है ये पंजाब असेंबली ने पास किया था, तो ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब असेंबली की हद, पंजाब प्रोविंस की हद तक एप्लीकेबल होगा। और इसकी कमेंसमेंट होती है कि ये कब से इन्फोर्स होगा। तो उसके लिए वो कहते हैं कि कम्स इनटू इन्फोर्स ऑन डेट्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, कि जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उसके बाद ये जो है वो इन्फोर्स होगा। आगे सेक्शन 2।
power to accept any area from provisions unsuited thereto। इस सेक्शन में वो कहता है कि गवर्नमेंट किसी भी एरिया को एक्सक्लूड कर सकती है इस एक्ट की प्रोविजन से या इसके ऑपरेशन से। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड गवर्नमेंट का है कि वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि डैश में एक्सक्लूड एनी एरिया फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। तो वहां पे आपने गवर्नमेंट मेंशन करना है कि कुछ एरियाज हैं कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वहां पे उनके पास रिसोर्सेज नहीं है या उस एरिया की कुछ कंडीशंस इस तरह की या सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं कि वो वहाँ पे एक्ट पूरा या उसकी कुछ प्रोविजंस इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, तो वो उस एरिया को इस एक्ट से एक्सक्लूड कर सकती है। लेकिन वो क्या करेंगे कि अफेयर्स को, डे टू डे अफेयर्स को चलाने के लिए फिर वो कुछ रूल्स फ्रेम कर देंगे। उन रूल्स और रेगुलेशंस के जरिए जो है वो फिर वो एरिया चलेगा जब तक कि गवर्नमेंट उन चीज़ों को अरेंज नहीं कर लेती जिनकी वजह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन पेंडिंग है। आगे चलते हैं। सेक्शन 3, एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन लैंड। पहले था एक होल एरिया, अब सर्टन लैंड के। तो लैंड नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम लैंड रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन से। तो क्या है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो एक्सक्लूड कर सकता है लैंड, जो लैंड है उसको, कि उसका जो लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट और कलेक्शन है उससे किसी भी एरिया को या लैंड को वो निकाल सकता है। और गवर्नमेंट कैन इशू स्पेसिफिक नोटिफिकेशन रिगार्डिंग सच एक्सक्लूजन, और गवर्नमेंट जो है वो इस रिकॉर्ड में जो है वो अपना एक नोटिफिकेशन इशू करेगी। सेक्शन 4 है, अब यहाँ से जो है वो मेन बात शुरू होती है। इसमें जो है डेफिनेशंस वो आपने लाजमी करनी है, क्योंकि इनका मतलब ये है कि इस एक्ट में जहां जहां पे भी ये वर्ड इस्तेमाल होंगे उनका मतलब ये होगा। इसमें सबसे पहले है जी एग्रीकल्चर ईयर, द ईयर कमेंसिंग ऑन द 1 जुलाई और एनी अदर डेट एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो 1 जुलाई से जो है वो आपका एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होता है और उसको नोटिफाई कौन करता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। दूसरा अराजी रिकॉर्ड सेंटर, ये जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर का है ये अमेंडमेंट हुई 2017 में, तो उसमें ये ऐड किया गया है अराजी रिकॉर्ड सेंटर। तो ये पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी एक्ट 2017 में अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स को डिफाइन किया गया है। उसके बाद आते हैं एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। एरियर्स क्या होती है? एरियर्स कहते हैं बकाया जात को। तो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू के एरियर्स का मतलब है कि जो आपके लैंड रेवेन्यू आप पे ड्यू था पे करना, जब आप वो पे नहीं करते तो वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई बिजली पानी या गैस का कोई बिल है, तो अगर आप देखें एक मंथ आपने पे नहीं किया तो नेक्स्ट जो बिल आता है उसमें आपका उस मंथ का बिल प्लस लिखा होता है एरियर्स ऑफ द प्रीवियस मंथ बिल। तो उसके जो एरियर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। तो एरियर्स का मतलब हुआ कि वो बकाया जात जो आपने पे नहीं किए। असेसमेंट सर्कल, तो सबसे पहले आप असेसमेंट को समझे। तो असेसमेंट क्या है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो असेस करते हैं कि इस लैंड पे कितना टैक्स लगेगा, इससे कितनी टैक्स कलेक्शन की जाएगी। तो असेसमेंट सर्कल का मतलब ये होता है कि जब एक स्टेट है उसमें एक ही तरह की लैंड मौजूद है और एक ही तरह की वहां से क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर उस पे जो टैक्स लगेगा वो भी सेम लगेगा। कि फॉर एग्जांपल ये काम जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटी में अगर आप जाके देखें रेवेन्यू की हायरार्की में, तो खसरा गर्दावर जो होते हैं वो ये काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं
किसी एरिया में जाते हैं, वहां पे जाके वो देखते हैं, अच्छा ये लैंड है, इस पे जी गंदम होती है या गन्ना होता है। तो इस एरिया में जितनी भी लैंड है, 25 एकड़ है, 50 एकड़ है, 200 एकड़ है, तो इसका मतलब है कि इस सब पे एक ही तरह की काश्तकारी होती है, और उसमें से एक ही तरह का जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो फिर वो गवर्नमेंट क्या करती है कि फिर सबको वो एक सर्कल बना देती है, और कहती है कि सारे जो लैंड है उस पे फिर सेम ही टैक्स लगेगा, क्योंकि सबकी जो कंपोजिशन है वो एक तरह की है। तो इसको असेसमेंट साइकिल सर्कल कहते हैं। उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो हाईएस्ट फॉरम है। लैंड रेवेन्यू कोर्ट्स की जो हायरार्की है उसमें हाईएस्ट फॉरम है। द गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड रेवेन्यू मैटर्स established under बोर्ड रेवेन्यू एक्ट 1957। तो ये बोर्ड, पंजाब बोर्ड रेवेन्यू एक्ट 1957 के तहत ये बनाया गया था। बाउंड्री मार्क, देखिए, एक होता है कि जो गवर्नमेंट की जो अ, होते हैं, अगर आप पटवारी के पास जाएं तो उसके पास लट्ठा होता है, तो उस पे वो बना होता है जी ये फलां बंदे की जमीन है, ये फलां बंदे की। एक वहां पे मार्किंग होती है, एक मार्किंग फिजिकल मार्किंग होती है, कि जैसे आप अपने गांव देहात में जाएं तो आप देखते हैं कि जी ये एकड़ फलां का है, ये इतनी जमीन फलां किया, तो उन्होंने उसको उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो उन्होंने कुछ निशान लगाए होते हैं, बाज जगह पे खाले बने होते हैं, बन्ने बने होते हैं। तो इस तरह से वो जो डिवीजन की जाती है फिजिकल मार्कर्स, जैसे कि स्टोन्स और रिजेस और कुछ भी जो फिजिकली उसको डिफरेंशिएट करे, सेपरेट करे दूसरों से, तो उसको कहते हैं जी बाउंड्री मार्क। आगे जी है हमारे पास डिफॉल्टर। डिफॉल्टर एक आम टर्म में भी आप सुनते हैं, आम रूटीन में, कि जी एक बंदा जिस पे कोई चीज ड्यू हो, उसके पास ऊपर को कर्जा हो और वो ना दे सके, तो वो क्या हो जाता है, डिफॉल्टर हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी है, अ पर्सन लाइबल फॉर एनी एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग दोज रिस्पॉन्सिबल एज श्योरिटी। उसमें क्या है कि जो बंदा जिस पे कुछ लैंड का रेवेन्यू बकाया था, अगर वो उसे पे नहीं कर पाता तो वो डिफॉल्टर हो जाएगा। उसके बाद है जी इनकम्बरेंस, अ चार्ज और क्लेम ऑन लैंड अराइजिंग फ्रॉम प्राइवेट ग्रांट्स और कॉन्ट्रैक्ट। इनकम्बरेंस का क्या मतलब है कि कोई भी चार्ज या क्लेम जो लैंड पे अराइज होता है, कोई प्राइवेट ग्रांट्स के आने से या कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से जो आता है, उसको इनकम्बरेंस कहते हैं। उसके बाद स्टेट, तो स्टेट एन एरिया with a separate record of rights, separate land revenue assessment, are declared as an estate by the Board of Revenue। अब उसने बता दिया है कि स्टेट क्या है। स्टेट कहते हैं कि जमीन का वो टुकड़ा जिस पे सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हो। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का मतलब ये है कि जिसमें बकायदा मलकियत हो लोगों की, वो वहाँ पे उनको जो है वो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड हो कि ये लोग यहाँ इस जमीन पे मालिक और काबिज हैं। ठीक है, उस पे उसके बाद स्टेट किसे कहेंगे, सेपरेट लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, जिसकी सेपरेट लैंड रेवेन्यू असेसमेंट की जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो गवर्नमेंट का अमला है, महकमा माल का अमला है, वो असेस करता है। तो वो लैंड जिसका सेपरेट लैंड रेवेन्यू असेस किया जाए, वो एक स्टेट कहलाता है। और डिक्लेयर्ड एज एन स्टेट बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, या वो जमीन जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिक्लेयर किया हो स्टेट। तो ये तीन चीजें स्टेट में शामिल है। उसके बाद होल्डिंग। होल्डिंग से ये मुराद है, एक होता है होल्डर। होल्डर वो है जो मालिक है, जिसने होल्ड किया हुआ। होल्डिंग वो जमीन का वो शेयर या पोर्शन जो किसी बंदे की मलकियत है, उसे हम होल्डिंग कहते हैं। उसके बाद इरिगेटेड इरिगेटेड लैंड है। इरिगेटेड लैंड
उसको कहते हैं जो आर्टिफिशियल मीन्स से जो है वो उसको पानी दिया जाए, जैसे कि कनाल्स के जरिए या ट्यूबवेल्स के जरिए या किसी भी और आर्टिफिशियल तरीके से, जो नेचुरल तरीके से ना हो बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से करें, तो उसको एरिगेटेड लैंड कहते हैं। इसके बाद जो एक होती है, ये तो इरिगेटेड लैंड है, एक होती है अनइरिगेटेड लैंड। ये वो लैंड है जो कुदरती तौर पे जो है वो खराब होती है, या जो नेचुरल मीन्स से होती है, फॉर एग्जांपल बारिश से हो गई या सैलाब वगैरह आ जाते हैं, उनसे जो ज़मीनें जो जो काबिल काश्त बनाई जाती हैं, उन्हें हम अनइरिगेटेड लैंड कहते हैं। उसके बाद जी हमारे पास है जी कानोगो। आगे जी कानोगो। कानोगो जो है, एक तो मैंने आपको हायरार्की बताई थी इनकी, ये है कि पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसके बाद कमिश्नर है, फिर कलेक्टर है, फिर असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। एक इनकी इससे छोटे लेवल पे भी एक इनकी हायरार्की चलती है, जिसमें सबसे नीचे वो हेडमैन होता है जिसे हम लंबरदार कहते हैं, वो फिर उसके बाद पटवारी है, फिर उसके बाद जो है वो कानूगो है। तो वो आगे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, तो एक इनकी हायरार्की ये है। तो ये जो कानूगो होता है, ये पटवारी को लीगल मैटर्स में असिस्ट करता है। पटवारी जब प्रमोट होते हैं तो वो फिर प्रमोट होके आगे कानूगो बनते हैं। तो ये जो पटवारी और इनसे जो नीचे जो लंबरदार वगैरह हैं, इन सबको टप्पेदार कहते हैं। आगे जी लैंडलॉर्ड क्या? लैंडलॉर्ड अ पर्सन अंडर whom a tenant holds land and to whom rent is payable। अब लैंडलॉर्ड, दो चीजें आगे डेफिनेशन लैंड ओनर की भी आएगी, तो हाँ जी लैंड ओनर की भी। अ पर्सन इज पोजेशन ऑफ लैंड और इट्स प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग टेनेंट। अब लैंड ओनर वो बंदा होता है जो मालिक होता है जमीन का, जो जिसने आगे रेंट पे दी होती है और उसका रेंट लेता है। वो रेंट पे दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, वो मालिक होता है उस जमीन का, और उसको वो रेंट दिया जाता है, या जिसको आप उर्फ में ठेका कहते हैं। ठीक है। तो लैंड ओनर तो उसका हकीकी मालिक होता है उस जमीन का, जबकि जो लैंड लॉर्ड होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो जो है वो उसका मालिक हो। ये इस तरह भी हो सकता है, जैसे किसी बंदे ने मैं किसी जमीन का मालिक हूं, तो मैं अगले दूसरे बंदे को दे दूं, वो आगे किसी तीसरे बंदे को वो रेंट पे दे दे प्रॉपर्टी। तो वो जो दरमियान वाला बंदा होगा वो लैंडलॉर्ड होगा, मैं लैंड ओनर होऊंगा, जो दरमियान वाला बंदा होगा वो लैंडलॉर्ड होगा, और जो रेंट पे लेगा उसे टेनेंट कहेंगे। उसके बाद जी ये रिपीट हो गया लैंडलॉर्ड। अब नीचे आ जाते हैं जी लैंड रेवेन्यू। Revenue assessed on land or any rates imposed due to increased land value from irrigation। तो लैंड रेवेन्यू क्या है? वो रेवेन्यू जो किसी लैंड पे असेस किया जाता है या जो रेट्स इम्पोज किए जाते हैं उसकी इरिगेशन की वैल्यू के बढ़ने से, तो उसको लैंड रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है। तो लीगल प्रैक्टिशनर्स, लीगल प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज अंडर लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879। इसको आपने बिल्कुल एज इट इज याद करना है। आगे नेट असेस क्या है? एवरेज एनुअल सरप्लस प्रोड्यूस आफ्टर डिडक्टिंग कल्टीवेशन एक्सपेंस। अब नेट एसेट्स क्या है कि एनुअल जो बंदा प्रोड्यूस करता है इजाफी, मींस कि एक बंदा है कि वो गंदम काश्त करता है, तो उसमें उसके जो बीज का एक्सपेंस है, पानी का, उस पे जो उसने हल चलवाया, और जितने उसके उस पे एक्सपेंस आए हैं, उन सब को निकालने के बाद जो उसके पास एवरेज एनुअल सरप्लस बचता है, उसको नेट एसेट कहते हैं। आगे आ जाता है ये पटवारी। पटवारी इंक्लूड्स टप्पेदार एंड स्पेशल और एडिशनल
टप्पेदार मीन्स के ऊपर जब मैंने आपको कानूनगो की डेफिनेशन बताई तो उसमें मैंने आपको बताया कि टप्पेदार ये पटवारी और नंबरदार और ये जो सारे होते हैं इनको जो है वो टप्पेदार कहते हैं। तो ये उसके नीचे आते हैं कानूनगो के। और पटवारी जो है वो टप्पेदार और एडिशनल टप्पेदार और जितने भी हैं उन सबको पटवारी की डेफिनेशन में लिया जाएगा। आगे रेट्स एंड सेसेस taxes payable by landowner including local rates and village officers sorry। ये जो रेट्स होते हैं रेट्स तो वो फिक्स टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है और वो उन्हें जो है वो पीरियोडिकली चेंज करती रहती है। लेकिन ये जो सेसिस हैं ये क्या चीज़ है? सेसिस एडिशनल टैक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा 1,000 उसका लैंड रेवेन्यू है जो उस पे इम्पोज किया गया है कि ये आपने पे करना है। तो सेसिस क्या होते हैं कि किसी स्पेसिफिक जो पर्पस के लिए जो एडिशनल टैक्सेस लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि इस विलेज का हमने जो है वो हेल्थ सिस्टम बेहतर करना है, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर करना है या किसी भी और काम के लिए। तो उसके लिए क्या होता है कि वो एडिशनल जो ऊपर टैक्स लगाया जाएगा उसको सेस कहेंगे। ये जैसे मैंने आपको बताया कि 1,000 अगर उसका लैंड रेवेन्यू है तो उस पर एडिशनल 10% उस पर सेस लगा है। तो टोटल जो पेमेंट वो लैंड ओनर करेगा वो 1,100 रुपये की करेगा। 1,000 रुपये उसका रेट होगा और 10% जो होगा वो उसका सेस होगा। आगे जी रेंट। रेंट क्या है? पेमेंट मेड टू ए लैंड लॉर्ड इन कैश और काइंड ऑफ लैंड यूज एक्सक्लूडिंग अदर चार्जेस। अब पेमेंट रेंट से मुराद वो पेमेंट है जो लैंडलॉर्ड को कैश में या किसी और सूरत में पे की जाएगी। किसी और सूरत में कैसे पे की जाएगी? जैसे हमारे गांव में क्या होता है कि जी जब कोई फसल उगती है वो आती है तो बजाय वो लैंड लॉर्ड जो है वो पैसे लेने के वो कहता है कि जी मुझे इन पैसों के एवज गंदम दे दें या जो भी चीज़ वहां से काश्त की गई थी उस हिसाब से। एक्सक्लूडिंग अदर चार्जेस से मुराद जो मैं हमने पहले बात की सेस की। तो अगर सेस लगा है वहां पे तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। वो जो काश्तकार है जो टेनेंट है वो सिर्फ वो रेंट ही पे करेगा। जो उसके ऊपर सेस लगा है वो बाउंड नहीं है टेनेंट देने का। वो लैंड ओनर की जो है वो उस पे है कि उसने आगे पे करना है। आगे जी रेवेन्यू कोर्ट्स। कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर टेनेंसी डिस्प्यूट्स। तो रेवेन्यू कोर्ट्स आपको पता है कि ये जो जितने इस टेनेंसी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे उन सब को जो डील करेगी उसे रेवेन्यू कोर्ट कहेंगे। रेवेन्यू ऑफिसर क्या होगा? एन ऑफिसर विद अथॉरिटी अंडर द एक्ट टू डिस्चार्ज रेवेन्यू रिलेटेड फंक्शन। वो ऑफिसर जिसके पास इस एक्ट के अंदर कोई भी पावर है रेवेन्यू से रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करने की उसको रेवेन्यू ऑफिसर कहेंगे। आगे हमारे पास आ जाएगा जी सर्वे मार्क। तो मार्क्स एस्टेब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान है वो जो मार्क स्टैब्लिश करेगा उसे सर्वे मार्किंग। अब आगे जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस सर्वे नंबर या जिसको हम उर्फ आम में खसरा नंबर कहते हैं। a specific portion of land recorded under a numbered entry। क्या है कि इसको जरा समझें कि एक होता है प्रोविंस उसमें आगे जिले होते हैं। जिले में आगे मौजे मौजा बना था। मौजे में एक एक पूरा गांव भी शामिल हो सकता है। पूरे गांव की लैंड भी शामिल हो सकती है। उसके बाद मुहाल और फिर खसरा नंबर आता है। ठीक है। खसरा नंबर क्या है? खसरा नंबर में कोई इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया लॉ में कि इसमें कितनी ज़मीन आएगी। इसमें 1 एकड़ भी हो सकती है, 50 एकड़ भी हो सकती है, 100 एकड़ भी हो सकती है। इसमें फिर मेंशन होगा जी ये जो खसरा नंबर है
इसमें ये बंदा अकेला मालिक है या ये 50 बंदे मालिक है, तो उसमें ये स्पेसिफाई करेगा उन पोर्शंस को कि इस पोर्शन में कौन मालिक है। ठीक है। आगे टेनेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पर्सन होल्डिंग लैंड अंडर अनदर एंड लाइबल टू पे रेंट एक्सक्लूडिंग मॉर्गेजेस एंड गवर्नमेंट, जो लीज होल्डर्स हैं उनके। तो वो बंदे जिन्होंने को लैंड होल्ड की होती है किसी और बंदे की, और उसका वो टैक्स पे करने के लायबल होते हैं, तो उन्हें हम टेनेंट कहते हैं। आगे टेनेंसी क्या है? अ पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड बाय टेनेंट अंडर वन लीज और ए सेट ऑफ कंडीशंस। तो वही बात कि वो जो लैंड, वो स्पेसिफिक लैंड होगी जो उसने होल्ड की होगी अगेंस्ट इंटरेस्ट और लीज, उसे हम टेनेंसी कहेंगे। आगे जी हमारे पास है जी अनइरिगेटेड लैंड। तो मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया था कि लैंड नॉट इरिगेटेड आर्टिफिशियली, जो आर्टिफिशियली इरिगेट नहीं होती, जो आर्टिफिशियली जिससे कि आपाशी नहीं की जाती बल्कि नेचुरली होता है, जैसे कि रेन फीड एंड वेस्ट लैंड है, तो ये इसमें अनइरिगेटेड लैंड में आ जाएगा। लास्ट में जी हमारे पास विलेज ऑफिसर। तो विलेज ऑफिसर कौन होते हैं जी? इसमें हमारे पास कानूगो, पटवारी, जैबिट्स, कोटार्स, टप्पेदार, पियंस। तो इस तरह ये जो लंबरदार तक जो मैंने आपको बताया कि एक विलेज ऑफिसर्स की एक हरारकी होती है, तो वो और एक जो ऑफिसर्स की हरारकी होती है, ये दो हरारकियाँ होती हैं। तो जो विलेज ऑफिसर की हरारकी है वो ऐसे ही चलती है कि सबसे ऊपर ये कानूगो होता है, फिर उसके नीचे पटवारी होता है, जेबित्स होते हैं, टप्पेदार होते हैं, पियन होते हैं, रब्स होते हैं, रईस होते हैं, और लास्ट पे जो है वो लंबरदार होते हैं। तो इनकी जो विलेज ऑफिसर की जो हायरार्की है वो इस तरह से चलती है। तो ये था जी आपका आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह ऐसे ही हम इन चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। ये जो आज आपने पढ़ा है डेफिनेशंस, ये आपने लाजमी करनी है, क्योंकि डेफिनेशंस में सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम इस सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।